मुझको अभी मालूम पड़ा कि मैं इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं लश्कर जी बन गया कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। एमआईएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, आपस में भिड़े ओवैसी के नेता, कार्यकर्ताओं ने लगाया बड़ा आरोप। वर्तमान अध्यक्ष फैयाज अहमद खान को हटाकर रईस लस्करिया को मुंबई का प्रमुख बनाए जाने पर भड़के समर्थक। बता दें कि महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने को है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। इस बीच मुंबई में ओवैसी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और बवाल करने लगे। पूर्व सांसद व एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और इम्तियाज जलील का जमकर विरोध किया। दरअसल मुंबई के नागपाड़ा इलाके में इम्तियाज जलील मीडिया को संबोधित कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम की मुंबई इकाई में बदलाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और गाली गलौज करने लगे। दरअसल एमआईएम की मुंबई अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे फैयाज अहमद खान को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रईस लस्करिया को मुंबई अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बताया जा रहा है कि पद से हटाए जाने से नाराज फैयाज अहमद और उनके समर्थकों ने जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा और गाली गलौज की। फिर एमआईएम को बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। हंगामे के बाद पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने क्या कहा, देखिए। आम्ही त्यानं चेंज केलंच नसतं, त्यानं लढायचं होतं म्हणून आम्हाला हे स्टेप घ्यावं लागलं। आणि जे काही घडलेलं आहे मला असं वाटत नाही की त्याच्यामध्ये खूप हे आहे। त्यांचा एक स्वाभाविक राग होता, त्यांचे फॉलोअर्सचा राग होता। आम्ही पुन्हा त्यांच्याशी बसू, चर्चा करू आणि काय तोडगा निघतील त्याच्यामध्ये आपण बघू। पण याची रिपोर्ट जे आहे ते ओवैसी साहेबांना आम्ही देणार, कारण ते आता पण आमची बोलणी झाली होती ओवैसी साहेब अध्यक्ष थे। उनके आने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि अच्छा काम किए हैं उन्होंने। अभी 15 तारीख के दिन जो तिरंगा रैली निकाली गई थी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल निकाली गई थी। इसमें फैयाज साहब पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है करके। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तब आप सोचिएगा बंबई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष बंबई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और बंबई के ऊपर भी नजर रखेगा करके उसमें। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, आप इसके लिए तैयार है। ये सब तय हो गया कि भाई ठीक है, उन्हें इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये बोला है कि हम भी आके है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेहनत करना शुरू करेंगे, वहां पे प्रचार सभाएं जो भी करने का है हम करेंगे उसमें। तो ये सब फाइनल होने के बाद कल तक हमारी अच्छे तरीके से बातचीत हुई, बलाला साहब से बातचीत हुई, असद साहब से बातचीत हुई। सब होने के बाद ऐन वक्त के ऊपर यहाँ पे आके इस तरह का, मतलब मेरे हिसाब से ये किसी भी मतलब एक राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे चीजें होते रहती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मजलिस के अंदर, क्योंकि मजलिस का नाम ही जो है वो इत्तेहाद है। अगर यहाँ पे आपका पद ले लिए, अगर हमने पद लेके ये बोले होते कि नहीं आप इलेक्शन भी नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ये पार्टी के पास इख्तियार है, या असदुद्दीन अवैसी साहब के पास इख्तियार है कि साहब नहीं, हम आपको पार्टी पोस्ट से भी निकाल रहे हैं, हम आपको टिकट भी नहीं देंगे। ये असद साहब बोल सकते हैं, लेकिन असद साहब ने खुद ने कहा कि नहीं, आप मुंबई का चेहरा है और हमारी नाक है, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे करके उसमें आपके लिए अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे वक्त के ऊपर आके ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर फॉलोअर्स होते हैं एक नेता के, उनके फॉलोअर्स ने हंगामा, चीख, हमारी कोई उससे ये नहीं है, बात करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। इम्तियाज जलील अब तो महाराष्ट्र के सदर नहीं रहेंगे,
मेरे 10-5 चाहने वाले होंगे, उन्हें भी नाराजगी होंगी कि साहब ने इम्तियाज जलील को कैसा हट, लेकिन ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी, और पॉलिटिकली मेरे हिसाब से इस तरह की हरकत करना मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं। किसी ने ठेका लिया है क्या कि इम्तियाज जलील जिंदगी भर रहेगा? अहमद बलाला साहब है तो ता हयात जब तक जिंदा है वो हैदराबाद के एमएलए रहेंगे? नहीं। कल के दिन हो सकता है असद साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब आप नहीं किसी और को, इम्तियाज जलील अब तुम नहीं लड़ेंगे कोई और लड़ेगा करके। लश्करिया साहब, रईस लश्करिया साहब को एक मौका दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो कंटिन्यू, नहीं रहेगा तो रिजवाना आपा हमारे लेडीज विंग के हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा जाके है तो हंगामा करना? मेरे साथ सवाल है कि आपने अभी कहा कि मुंबई हाल तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि अगर कभी ये खड़े हो गए तो हाँ, तो उस वक्त तो हम बिल्कुल फैसला करेंगे ना, जो भी फैसला पार्टी का अध्यक्ष करेंगे उसके अंदर वो सबको मानना पड़ेगा। आप भी इलेक्शन लड़े थे, आप भी प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के, तो आपने क्या इस्तीफा दिया था उस वक्त? किस दिन किस वक्त? आप इलेक्शन एमपी का लड़ रहे थे तो आप भी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने भी तो इस्तीफा नहीं दिया, तो आज मैंने सुनिए, मैंने दूसरे दिन है तो असद साहब को मैंने ये किया, ये असद साहब का बड़ापन है, असद साहब का यकीन है कि उन्होंने कहा था कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है। मैंने उनको यही कहा था कि असद साहब मैं अगर अपने गढ़ को अगर कमजोर करके पूरे महाराष्ट्र को मजबूत करने, तो असद साहब उसके लिए तैयार नहीं हुए थे उसमें। और देखिए मतलब कोई ये नहीं है उसमें सियासत क्या, देखिए मैं रहूं या ना रहूं ये मेरा पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला डिसाइड करेगा कि इम्तियाज जलील तुमने जाना ही चाहिए था करके। उसमें मेरा पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलेगा कि अभी निकल जाओ, आधे घंटे में इम्तियाज जलील रेजिग्नेशन देके है तो बिल्कुल है, तो एक मजलिस का सिपाही बोल के काम करेगा। अगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर फैयाज साहब हमसे ये कहते कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं तो हम नहीं बदलते। आप मुझे ये बताइएगा कि मुंबई की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ना और पूरे मुंबई को संभालना, ये दोनों चीजें मुमकिन है क्या? वो तो ना मेरे से मुमकिन है ना किसी से भी मुमकिन। हम कोई सुपरमैन नहीं है कि नहीं साहब मैं मेरा लड़ते हुए है तो मैं पूरा बंबई देखूंगा करके। तो अगर चेंज हुआ है तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब जो बना है उसको बने रहने देना चाहिए करके। पार्टी का फैसला है, आपको कबूल करना है इसके अंदर, बस खत्म। वारिस पठान 5 सालों से तय करे कि वारिस पठान लड़ेगा, इम्तियाज जलील नहीं लड़ेगा, वारिस पठान औरंगाबाद से लड़ेगा, तो पार्टी को कबूल करना पड़ेगा उसमें, मुझे कबूल करना पड़ेगा उसमें। अब ये मत वो करिएगा साहब कि नहीं वो क्यों नहीं आके बैठे हुए है करके, ये साहब के जैसा बोलने के हिसाब से नहीं साहब आपने छोड़ देना चाहिए था करके। उसमें मैंने छोड़ दिया था साहब, इतना अखलाक और इतना पार्टी का मेरे के अंदर ये है कि मेरी जिम्मेदारी थी। फैयाज साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जाहिर की थी वो बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही जाहिर की थी उसने। अब मैंने आपको साफ शब्दों में जब बता दिया था कि फैयाज साहब के लिए हम मेहनत करेंगे करके वहां पर, तो फिर स्वाभाविक है कि जब हम एक आदमी को उनके ओहदे से हटा के वहां पे अगर लेके जाने के बाद सोच रहे हैं तो दूसरे का किसी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 का अगर इलेक्शन देखेंगे आप विधानसभा का, इसमें कई ऐसी जगह थी कि जहां पर हम बहुत मजबूत थे कि वहां से हमें निकलने का ये है, लेकिन एक समझ लीजिएगा एक ऐसा शहर है कि जहां पर हमारी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से बॉडी काम कर रही है वहां पर, और ऐन मौके के ऊपर वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे को भी इलेक्शन ये शहर से लड़ना है करके उसमें। तो पार्टी को जिंदा रखने के लिए कई जगह के ऊपर हमारे को भी ये फैसला करना पड़ता है कि साहब आपका केडर है, मेहनत कर रहा है, हम ये जानते हुए कि साहब ये सीट हमारी यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है इसमें। लेकिन पार्टी के केडर को हमने क्या बोलना कि नहीं साहब अब आप जाइए, अब आप तो शिवसेना को दे दीजिएगा, भाजपा को दे दीजिएगा, कांग्रेस को दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो मेरे हिसाब से जो भी टिकट दिया गया है, एबी फॉर्म जब रिलीज होता है तो वो एबी फॉर्म के ऊपर सिर्फ 2 ही लोगों के सिग्नेचर होते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो एबी फॉर्म इशू करते हैं, या दूसरे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है अहमद पाशा खादरी साहब, उनके सिग्नेचर से। अब आप बोलेंगे कि नहीं साहब उन्होंने तो दिए ही नहीं है करके, तो फिर कोई उड़ के तो नहीं आया होगा एबी फॉर्म उसके अंदर। मुझको भी मालूम पड़ा कि मैं इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं लश्करिया जी बन गया। कुछ दिन पहले इम्तियाज भाई मेरे पास आए थे,
मैं कहा कि भैया शर्त हमारी ये है, अगर सीट लड़ते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको, पद पे रहना है तो सीट छोड़ना पड़ेगा। मैं खामोश था, कुछ बोला नहीं। आज मजलिस को बनाने में असद साहब का हाथ और हम एक कारिंदे के तौर पर काम किया। 10 साल से मैंने बाकायदा खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान चुन के लाया है। दूसरी मर्तबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था, असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर उसको मजबूरी के तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफी मांगा कि जो भी गलतियां इसने की उसके लिए माफी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद दे रहे हैं आप, ये गैर वाजिब बात। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिरका प्रस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, चल जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कि मुझे भी इस बार तबा इलेक्शन लड़ना है करके, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक दुविधा ये हो गई थी कि हमारा सदर है, मुंबई की पहचान है, मुंबई की शनाख्त है। तो फैयाज साहब ने जब ये बात कही कि वो खुद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये था कि अब हम पूरा फोकस जो है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर पूरा लगाते हुए हम सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो वहाँ पे करना अभी से शुरू कर देंगे करके। तो फैयाज साहब के रजामंदी से उनके साथ चर्चा करके ये ओहदे से जो मुंबई प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो उन्होंने छोड़ते हुए, उनका भी ये है कि हम पूरा फोकस जो है वो आने वाले वक्त के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर हम लगाएं करके, क्योंकि इस मर्तबा हमें पूरा यकीन है कि अगर सही तरीके से अगर इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो मुंबई के अंदर भी बहुत अच्छे नतीजे इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। और उसमें जो हमारे कामयाब उम्मीदवार रहेंगे उसके अंदर फैयाज साहब का भी एक रहेगा। अब चूंकि फैयाज साहब का फोकस ये रहेगा तो मुंबई की जिम्मेदारी किसी को, तो हमारे पास रईस लश्करिया साहब जो है वो मुस्लिमीन की जो सदर है हमारे असउद्दीन ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे इम्तियाज जलील साहब, हमारे इंचार्ज मुंबई के अहमद पलाला साहब, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पोस्ट पे आके मुंबई का प्रभार संभालूं मैं और मजलिस को आगे लेके चलूं मुंबई में। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया आघाड़ी की तरफ से, ना ही विधान परिषद के अंदर कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया, इससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची। महाराष्ट्र के सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब ने आपके सामने रखा है कि उसी ज़िमन में कि जहाँ से हमारे मौजूदा मुंबई के सदर जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सीट हमारे लिए निखार की सीट होगी और हम पूरी अपनी जान लगाकर वो सीट को निकालेंगे इंशाल्लाह, वो सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल जैसा इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि पूरी बॉडी एज इट इज़ है, बॉडी का कुछ भी नहीं है, बॉडी पूरी एज इट इज़ है, खाली ताकि इनको एज ए कैंडिडेट आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तय किया कि सदारत जो है सो जनाब रईस लश्करिया साहब को दी जाए।